अब ये तो इस क्वेश्चन का अभी हमने एक पार्ट सॉल्व किया है। अब हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ लीजिंग। ये अभी हमने एक पार्ट सॉल्व किया है, कॉस्ट ऑफ ओनिंग। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट सॉल्व करेंगे, कॉस्ट ऑफ लीजिंग। तो अब उसी तरीके से स्टूडेंट, जिस तरीके से मैंने कॉस्ट ऑफ बोरिंग के ऊपर काम करने के लिए दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, उसी तरीके से मैं इसको दोबारा से नीचे रिपीट करता हूं कॉस्ट ऑफ लीजिंग के लिए। अब यहां पर देखते हैं कि हम अगर लीजिंग की बात करें तो अब देखते हैं कि लीजिंग में क्या क्या चेंजेस आएंगी। तो एक तो स्टेटमेंट हमारे पास ये सामने खड़ी हुई है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं हम लीज करवाने जा रहे हैं तो क्या चेंज आएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहला चेंज जो आएगा, जब आपने उस एसेट को ओन ही नहीं किया तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट पहले थी, डेप्रिसिएशन की वही अमाउंट आपकी आगे रहेगी। ये वाला पॉइंट क्लियर? ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं, लेकिन एक और चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा कि कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, वो होगा लीजिंग चार्जेस का। एक चीज ऐड हो जाएगी, वो कहलाएगी लीजिंग चार्जेस। अब ये लीजिंग चार्जेस मान लो पहले जीरो थी, कोई भी चार्ज नहीं हो रहा था, बट अब जब आप इस एसेट को लीज करवाने जा रहे हो तो अब लीजिंग की पेमेंट कितनी करोगे? 110 रुपए। तो वो 110 रुपए जब आप यहां चार्ज करोगे तो ये पूरा का पूरा आपका एक डिफरेंशियल बन गया ना। तो नेगेटिव कर देते हैं और यहां पर हम इसका सम का फॉर्मूला एक्सटेंड कर देते हैं। तो पूरा का पूरा 110 रुपए चार्ज हो गया और ईबीआईटी की अमाउंट हो गई। इंटरेस्ट आपका जो था वो पहले 1000 था, वो एग्जैक्टली वही हो जाएगा 1000। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जब आपने बोरिंग की नहीं है तो आप उसके ऊपर कोई बैंक को इंटरेस्ट तो नहीं पे कर रहे। अब आपने लीजिंग करवाई है तो लीजिंग के चार्जेस आपने ऊपर चार्ज कर लिए। तो इंटरेस्ट की अमाउंट उतनी, ईबीटी यहां आ गया आपका, और उसके बाद जो इंपैक्ट आएगा वो कहां आएगा जी? टैक्स के ऊपर। अब देखो यहां पे डिफरेंस क्या बन रहा है कि अब आप जब 110 रुपए लीजिंग के पे कर रहे हो तो अब आप 44 रुपीज जो हैं वो सेव कर रहे हो टैक्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 44 रुपीज पूरे के पूरे आपके लीजिंग से चार्ज हो रहे हैं। अब इसी चीज को हम यहां पे अप्लाई करते हैं। हमारा जो इनिशियल पार्ट, अब यहां पे चूंकि हमारे पास कोई कॉस्ट नहीं आ रही, हम डायरेक्टली लीजिंग पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमारी जेब से इनिशियल कॉस्ट कितनी जा रही है या बैंक से कितना लोन ले रहे हैं। अब डायरेक्टली सीधा सीधा जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा लीज पेमेंट का। ठीक है, और लीज पेमेंट आप कितनी कर रहे हो? प्लस लीज पेमेंट तो कर रहे हो, लेकिन लीज कब पे कर रहे हो? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर।
तो एट द बिगिनिंग का मतलब क्या हो गया कि आप जो पहली पेमेंट करोगे वो आएगी यहां पे, और दूसरे साल की पेमेंट आएगी यहां पे। पहला साल यहां कंप्लीट होगा और फिर दूसरा साल यहां से शुरू होके यहां कंप्लीट होगा, और तीसरे साल हिसाब किताब जो है वो वैसे ही फाइनल हो जाना, यानी सेकेंड ईयर के एंड पे आके। तो एक चीज तो ये हो गई। अब आ जाओ दूसरी चीज पे। क्या जो चेंज आएगा? टैक्स सेविंग फ्रॉम लीज। कितना है जी? 44। इसका 110 का कितना बनेगा ये, सॉरी, 110 का 0.4, 44 ही बनेगा, ठीक है। ये हो गया जी। अब क्या चीज रह गई? और कोई चेंज हमारे सामने मौजूद नहीं था, और ना ही हमने, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो चेंज है, इस चेंज को हम पहले कन्वर्ट करेंगे नेट इनकम पे। नेट इनकम में क्या चेंज आएगा? और नेट इनकम में हमारे पास चेंज आ रहा है जी 66 का। कॉन्सेप्चुअली मैं अगर बात करूं तो डेप्रिसिएशन में चूंकि कोई चेंज नहीं है, तो मैं ये मान लूं कि ये जो नेट इनकम है, अब वो ऊपर कोई भी अमाउंट चार्ज हुई थी, उसको आप जब नीचे चार्ज करोगे तो वो वही चीज कैश फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ऊपर डेप्रिसिएशन में कोई चेंज ही नहीं आया, तो इसका मतलब कि ये जो आपकी नेट इनकम है, यही आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कंसिडर हो जाएंगे। और इसको आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो, कैश फ्लो इक्वल नेट इनकम ड्यू टू नो चेंज इन डेप्रिसिएशन। इसको रेफरेंस के लिए हमने यहां पे नोट कर लिया कि हम कॉन्सेप्चुअली तो हमें ये पता है कि जी नेट इनकम इज नॉट इक्वल टू कैश फ्लोज, लेकिन यहां पे ये कैश फ्लो इसलिए बन रहा है नेट इनकम, क्योंकि डेप्रिसिएशन के अंदर कोई चेंज नहीं है। जो डेप्रिसिएशन हमने ऊपर चार्ज की होगी वही नीचे एड बैक हो जाएगी और वही नेट ऑफ हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ डेप्रिसिएशन के अंदर कोई चेंज ही नहीं है, तो जो नेट इनकम का जो हम चेंज निकाल रहे हैं वही हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर ये वाला स्टेप ना भी लिखूं तब भी मैं बता सकता हूं कि मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो यही हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऊपर कॉपी कर लेता हूं, ये वाला पार्ट ऊपर कॉपी कर लेता हूं। अब जो हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया वो ये कि इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अगेन हमारे पास जो, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ना इसको बोरिंग के साथ, तो इसका मतलब वो जो बोरिंग के लिए हमने डिस्काउंट करने के लिए रेट यूज किया वही रेट हम यहां पे अप्लाई करेंगे। आफ्टर टैक्स डिस्काउंट रेट, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, 6%, 6%। और प्रेजेंट वैल्यू, अब इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक हो गया। और इसमें क्या चेंज आएगा? फ्यूचर वैल्यू
1 प्लस दिस रेट की पावर -1, ये आ गया जी। प्रेजेंट वैल्यू और इन दोनों को फिर हम सम कर लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लीजिंग आ रही है जी 128.26। अब ये हमने क्या किया जी, एक हमने निकाल ली कॉस्ट ऑफ बोरिंग और एक हमने निकाल ली कॉस्ट ऑफ लीजिंग। अब सिंपल हमने इसका डिफरेंस निकाल के देखना है कि कंपनी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए हम निकालते हैं नेट एडवांटेज टू लीजिंग, जिसे कहते हैं NAL। अब इसमें हम सिंपल करेंगे, देखें लीज के ऊपर क्या एडवांटेज मिल रहा है, कि नेट एडवांटेज लीज के ऊपर क्या मिल रहा है। तो इसका मतलब पहले आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ ओनिंग। कॉस्ट ऑफ ओनिंग हमारे पास कितना था जी, 126। कॉस्ट ऑफ लीजिंग ये हमारे पास आ गया जी 128। तो NAL कितना बन गया जी हमारे पास, अगर मैं दिस माइनस दिस करूं तो 1.6 हमारे पास बच जाएगा। यानी कि हम अगर प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था ये बात कि अगर हम आज डिसाइड करेंगे, ये कॉस्ट है ना, तो हम अगर आज डिसाइड कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, तो अगर तो इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू जिसकी आज ज्यादा होगी उसकी फ्यूचर वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक हो गया? नहीं नहीं, लेकिन अगर ये कॉस्ट है, अगर ये कॉस्ट है, यानी दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है ना, कि आज अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो आज जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, तो वो मान लो कि अगर एक से जायद ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, तो जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आज ज्यादा होगी आप उसको सिलेक्ट करोगे ताकि आगे उसकी फ्यूचर वैल्यू ज्यादा हो जाए। लेकिन यहां पर क्या है, आज आप जो निकाल रहे हो वो कॉस्ट निकाल रहे हो कि आपकी जेब से कितना जाएगा। तो अब इसको उल्टा करो ना, कि अगर आप ये देख रहे हो कि मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ये देखूं कि किस ऑप्शंस में मेरी जेब से कम जाएगा, तो इस केस में जहां पे दोनों कॉस्ट निकाली है ना आपने, कि आप जब ओनिंग की तरफ जा रहे हो तो आपकी जेब से जा रहा है 126 रुपए, और अगर लीजिंग की तरफ जा रहे हो तो आपकी जेब से जा रहा है 128 रुपए। तो बेनिफिट किसमें हुआ, कि एक कॉस्ट 126, एक कॉस्ट 128, 1.6 की अमाउंट बच रही है अगर आप ओनिंग की तरफ जाते हो, इसको मशीन को लोन लेके बैंक से बाय कर लो। NAL पॉजिटिव आ गया ना, यस बोरिंग में।